हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारे जो टॉपिक है सेकेंड ईयर का संसाधन भूगोल का जल संसाधन उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पृथ्वी के ऊपर जल के बिना जीवन संभव नहीं है और उसी के महत्व के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो और उसको अच्छी तरह से हम समझते हैं, जल का महत्व क्या है। हम ये जानते हैं कि पृथ्वी मानव का एकमात्र निवास स्थान है, क्योंकि जो हमारा सौर मंडल है उसमें 8 ग्रह हैं टोटल, और उसमें से खाली पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिसमें हमारे लिए जल मौजूद है, हवा मौजूद है, जो जीवनदायिनी हवा है वो मौजूद है। तो इस प्रकार पृथ्वी ही एकमात्र स्थान है निवास का हमारे लिए। और पूरे सौरमंडल को देखें तो इसमें अलग अलग ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति, अरुण, वरुण, ये कई ग्रह हैं जो किसी भी तरह से जो आवश्यकताएं हैं जीवन की उनको पूरा नहीं करते। कहीं पर जल नहीं है, कहीं पर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, या कहीं पर दूसरी गैस है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जो ये सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। और जीवनदायिनी जल केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, हमने अभी बात करी। और पृथ्वी की सतह की हम बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के ऊपर भी 71% भाग पर जल है, 71% से भी ज़्यादा भाग पर जल है, जो सागरों अथवा महासागरों के रूप में है। और जीवन की बात करें, जीवन के हिसाब से तो जो पृथ्वी के ऊपर जो सबसे पहले जीव आया था, या जीवन की जो शुरुआत थी, प्रारंभ हुआ था, वो भी पानी से ही हुआ, सागरों महासागरों में से ही। और ये जो बार दिखा रहे हैं यहाँ पर आपको जो जल का वितरण है विश्व में वो दर्शाया जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए, ये लवणीय जल है जो सागरों महासागरों में 97%, और 3% खाली आपका ताज़ा जल है जो मीठा जल जिसको कहते हैं, मीठा पानी। और इसमें से 3% में से 68.7% आपका है ध्रुवीय जो क्षेत्र है, वहाँ पर बर्फ़ के रूप में मौजूद है, हिमखंडों के रूप में, हिमानियों के रूप में मौजूद है। और बाकी इस 3% में से 30.1% भूमिगत जल के रूप में है, और 0.9% अन्य के रूप में। और इसमें से जो सतही जल है वो है 0.3%, और उस 0.3 में से 87% झीलों के द्वारा है, और जो दलदल है वो 11% है। नदियों में खाली 2% जल प्रवाहित होता है। तो मानव के महत्व की बात करें तो हमारे लिए ज़्यादा महत्व की कौन से हैं इसमें, एक तो ये झीलें हैं, नदियां हैं, भूमिगत जल है। ये हमारे प्रत्यक्ष रूप से काम किसी न किसी रूप में आ रहे हैं, चाहे कृषि कार्य हों, चाहे औद्योगिक कार्य हों, चाहे घरेलू कार्य हों, किसी न किसी प्रकार से हमारे लिए उपयोगी होते हैं। और इसके बाद हम आते हैं, पृथ्वी पर जो ताज़े जल के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ हैं। खारे जल के तो हमें पता है कि महासागर जो हैं बड़े बड़े, प्रशांत महासागर है, अंध महासागर है, हिंद महासागर है, आर्कटिक महासागर है, अटलांटिक है। तो ये सारे खारे जल के हैं, उनको हम उपयोग में नहीं ला सकते। यूँ तो कई जैसे देश हैं आपके, कुवैत में मीठे पानी का स्रोत बहुत कम है, न के बराबर। तो इसलिए वहाँ पर प्लांट लगाए हुए हैं खारे जल को मीठे पानी में बदलने के। तो इस प्रकार के प्लांट पूरे विश्व में करीब 10,000 के करीब हैं जो खारे जल को मीठे पानी में परिवर्तित करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं आइसबर्ग या हिमखंड, जो पूर्ण रूप से शुद्ध जल है, लेकिन ये किसके रूप में है, ये हिमखंड के रूप में, बर्फ़ के रूप में, जिसका हम उपयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से ये नदियाँ हैं, नदियों का जल हम हजारों सालों से, सभ्यताओं से करते आ रहे हैं। तो इसका जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और अनुकूल है। इसी प्रकार से भूमिगत जल है, जो सतह पर बहता है वो भूमि के अंदर जाता है, और उसके बाद ये प्रवाहित होता है। भूमि के अंदर जाने के बाद भी जल प्रवाहित होता है किसी निश्चित दिशा में, और वो दिशा क्या होती है, जो ढाल होती है चट्टानों की, उसी प्रकार से इनकी दिशा भी होती है। अब पृथ्वी पर जो जल का वितरण है वो भी बहुत असमान है। कैसे, इसकी बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर हमने बात करी 71% से अधिक जल क्षेत्र है, और जल का जो 97.2% भाग है वो खारे पानी के रूप में है,
जल का 2.8% भाग स्वच्छ जल के रूप में है, जल का 2.15% भाग हिम के रूप में है, जल का 0.63% भाग सतह के नीचे भौम जल के रूप में पाया जाता है और जल का 0.008% खारी झीलों में है और जल का 0.009% भाग मीठे पानी की झीलों में है। तो हम समझ सकते हैं मीठे पानी वाला जो हिस्सा है हमारा, जो हम उपयोग में लाते हैं, इसको उपयोग करते हैं, वो कितना कम है। और जो जल का 0.003% भाग नदियों, वायुमंडल तथा मृदा जल के रूप में मौजूद है। तो इस प्रकार जो जल का वितरण है बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि खारे पानी का ज़्यादा है और मीठे पानी का बहुत कम है। लेकिन जो मीठे पानी का है वो भी पृथ्वी के ऊपर असमान वितरण है, समान रूप से उसका वितरण नहीं है। किस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ, ये जो विश्व का नक्शा यहाँ दिखाया गया है इसमें मीठे पानी की उपलब्धि दिखाई गई है। जो लाल है वहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धि कम है और जो नारंगी रंग में है वहाँ पर मीठे पानी की उपलब्धि उससे ज़्यादा है, पीले रंग में उससे ज़्यादा है और जो हल्का ये हरा है इसमें उससे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा जो मीठे पानी के स्रोत हैं वो जो हरा रंग दिखा रहा है वहाँ पर है और जो लाल रंग वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये मीठे पानी के स्रोत कम हैं। और इसके बाद हम आते हैं 20वीं शताब्दी की बात करें। जो 20वीं शताब्दी का अधिकांश उल्लेख आता है अक्सर कई जगह पर, तो वो किस लिए आता है कि 20वीं शताब्दी ऐसा समय था जब औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो 20वीं शताब्दी के उपरांत जल का दोहन भी तीव्र गति से बढ़ा और जो वर्तमान में जो जल के हमारे संसाधन हैं उनके ऊपर भी उनकी भी कमी होने लग गई तीव्र गति से दोहन के कारण। और ताज़े जल का जो वर्तमान में 70% उपयोग है वो कृषि कार्यों में किया जाता है। ये हमारी जानकारी के लिए है कि किस क्षेत्र में ज़्यादा जल का उपभोग किया जाता है। और भारत की बात करें ख़ास तौर से, तो भारत में हरित क्रांति के बाद से जल उपभोग का प्रतिशत बढ़ा है, उससे पहले ये कम था। हरित क्रांति आई तो जल का प्रतिशत बढ़ा कि जो खेत थे उसमें पानी ज़्यादा दिया जाने लगा, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ी, नहरें बढ़ी, इस प्रकार से जल का उपभोग भारत में बढ़ा। अब ये जो आंकड़े हैं ये समझाने के लिए कि किस प्रकार जल का महत्व हमारे लिए है, इसको हम समझ सकते हैं निम्न आंकड़े से। जैसे 1 किलो चावल को उगाने के लिए करीब जो सिंचित क्षेत्र है उसमें 1800 लीटर जल की आवश्यकता होती है। तो समझ सकते हैं कि 1 किलो चावल जो हम उगाते हैं उसके लिए कितने जल की आवश्यकता है। और ये जो चावल है अगर हम इसको वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, काम में नहीं ले पाते, तो कितने जल का आप दुरुपयोग कर रहे हैं हम उसको समझ सकते हैं। इसी प्रकार से 1 किलो गेहूं के लिए 500 लीटर पानी की आवश्यकता है औसत वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उनमें। और 1 टन सीमेंट बनाने के लिए हमें 3600 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 टन स्टील का निर्माण करने के लिए 8000 से 12000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ये 8000 से 12000 लीटर जो है अलग अलग तकनीक के आधार पर है और अलग अलग क्षेत्रों में उस हिसाब से इसको दिया गया है। और 1 टन जो कागज़ है उसके निर्माण में हमें 27000 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सारे आंकड़े कहीं ना कहीं ये दर्शा रहे हैं कि मानव किस प्रकार जल के ऊपर निर्भर करता है। हर चीज़ उसकी, चाहे कृषि कार्य हों, चाहे औद्योगिक कार्य हों, चाहे घरेलू कार्य हों, सब में जल का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जल के बिना जीवन को समझना या जीवन को सोचना भी हम बहुत ज़्यादा मुश्किल मानते हैं, क्योंकि उसके बिना जीवन संभव नहीं है। अब आता है जलीय चक्र। ये जलीय चक्र क्या है? जलीय चक्र की बात करें तो जल किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो उसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक जो चित्र बनाया हुआ है, इसको आप परीक्षा के लिए भी तैयार कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इसमें आप दिखाया जा रहा है कि जो सतही जल स्थल भाग है वहाँ पर नदियाँ हैं, झीलें हैं, जो प्रवाहित हैं नदियाँ, वहाँ पे पानी सागरों की ओर जा रहा है और पहाड़ों के ऊपर जो बादल हैं वो वर्षा कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो जल है वो स्थल मंडल पे आ रहा है, लेकिन कहाँ से?
वो शुरुआत हुई आपके सूर्य के कारण, वाष्पीकरण की जो क्रिया हुई, तो वाष्पीकरण कहाँ कहाँ से हुआ? सागरों और महासागरों की सतहों से। जो वनस्पति थी उनकी सतह से, वनस्पति जो वाले क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से, और जल वाले क्षेत्र हैं, और जो मृदा है जहाँ पर पानी है वहाँ मौजूद, उन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की क्रिया होती है। और ये वाष्प ऊपर वायुमंडल में बादलों का रूप लेकर पुनः जो उच्च क्षेत्रों में जब पहुँचती है तो ठंडी होकर संघनन होकर वर्षा का रूप लेती हैं, और वापस से ये चक्र चलता है वाष्पीकरण का। तो इस प्रकार से ये जलीय चक्र है। स्थल मंडल तथा वायुमंडल के मध्य होने वाले जल के संचरण को जलीय चक्र कहा जाता है। हम इसको समझ सकते हैं इस प्रकार। वर्षा के उपरांत कुछ जल मृदा से वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में लौट जाता है। दूसरा भाग धरातल पर वाही जल, जो बहने वाला जल है नदियों के रूप में प्रवाहित होता है, जो नदियों तथा सरिताओं में एकत्रित होकर अंततः महासागरों में पहुंच जाता है। अब जो जल चक्र की क्रिया है निम्न है। कैसे कैसे? धरातल पर उपस्थित जल, धरातल पर जो जल है किन किन रूपों में उपस्थित रहता है? नदी, झील, तालाब, पेड़ पौधों आदि, तथा सागर में महासागर धरातल के ऊपर। और जब सूर्यातप के कारण वाष्पीकृत होकर इन सब का जल वायुमंडल में पहुंच जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प ठंड पाकर, मतलब ऊंचाई के साथ साथ जैसे जैसे तापमान कम होता है तो ठंड होती है, तो वहाँ संघनन के कारण बादल बनते हैं, और यह जल जो वाष्प है वर्षा का रूप ले लेता है, ओस का रूप ले लेता है, पाला, बर्फ आदि के रूप में वापस धरातल और सागरों में पहुंच जाता है। और जो भूमंडल पे जल के 3 रूप मिलते हैं उसमें हम बता सकते हैं, एक तो है धरातलीय जल, दूसरा भूमिगत जल, और तीसरा महासागरीय जल। धरातलीय जल की बात करें तो धरातल के ऊपर बहने वाला जल, वाही जल जिसे हम कहते हैं, नदियों तथा सरिताओं में प्रवाहित होता है, जो अंततः सागरों या आंतरिक झीलों में विसर्जित होता है। धरातलीय जल का कुछ भाग हिम के रूप में भी जमा रहता है, जो ध्रुवों की ओर जो अत्यधिक शीत वाले क्षेत्र हैं, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है वहाँ पूरे पे ही बर्फ़ जमी रहती है, और जो उत्तरी महाद्वीप के भाग हैं जो उत्तर में हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और एशिया है, उनके उत्तरी भाग, यूरोप के उत्तरी भाग, ये बर्फ़ से शीतकाल में ढक जाते हैं, तो इस प्रकार वो बर्फ़ काम में नहीं आ पाती। और जो भूमिगत जल है, जो भूमि के अंदर है, उपधरातलीय जल का वह भाग है जो धरातलीय शैल छिद्रों, रेगोलिथ या मृदा में संयुक्त रहता है, मृदा के साथ में जुड़ा रहता है, संयुक्त रहता है। जल तल इसकी ऊपरी सीमा का निर्धारण करता है। जो वाटर टेबल की हम बात करते हैं वो इसकी ऊपरी सीमा है, जहाँ पर हम कुएं आदि बनाते हैं और उस जल को हम पंप आदि की सहायता से ऊपर खींचते हैं। भूमिगत जल गुरुत्व से प्रेरित होकर गहराई में बहता है तथा पुनः नदियों, सरोवरों, झीलों तथा दलदलों में मिल जाता है। जो भूमिगत जल है वो भी क्या होता है? गुरुत्व से प्रेरित होकर ढाल की तरफ बहता है और पुनः कहाँ मिल जाता है? नदियों, सरोवर, झीलों तथा दलदलों में मिल जाता है। जो सदावहानी नदियाँ हैं तथा सरिताएँ हैं, भूमिगत जल के रिसाव से जल प्राप्त करती हैं कई बार। और धरातल के नीचे जो भूमिगत जल है, जल भर जिसको बोलते हैं, एक्वीफर्स के रूप में संचित रहता है, जिसे कुआं खोदकर या नलकूपों, जो हैंड पंप हैं उनके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। और तीसरा आता है आपका महासागरीय जल, ओशनिक वाटर जिसे हम कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 71% क्षेत्र सागरों तथा महासागरों से आवृत है। यह खारा जल होता है, अतः मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो इस प्रकार से जल के बारे में हमने बात करी, कहाँ कहाँ जल पृथ्वी के ऊपर मौजूद है और मानव उसमें से कितना उपयोग कर सकता है, कितना जल का उपभोग मानव के लिए सही है, या कौन से जल का उपयोग मानव सही तरह से कर सकता है। तो वो हमारे सामने अभी आया कि मीठा जल है उसका उपयोग ही खाली मानव कर सकता है, और जो मीठे जल के स्रोत हैं वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो मिसमैनेजमेंट है, जो नियोजन है, उसके जो कमियां हैं उसके कारण। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें, भारत में क्या विश्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है चेरापूंजी था पहले, उसके बाद मासिनराम हुआ मेघालय में, लेकिन वहाँ भी अत्यधिक वर्षा होने के बावजूद जल की कमी
पाई गई है। ये किसका परिणाम है? नियोजन का अभाव यहाँ पर देखा जा रहा है साफ तौर से, क्योंकि जल का हमने संचय नहीं किया, उसको सही तरह से उपयोग में नहीं लिया। इसी तरह से 2012 के समय महाराष्ट्र में 14 जिलों में करीब अकाल पड़ा, जबकि वहाँ पर 36 बड़े बांध हैं। भारत के जो बांध हैं उसमें से 36 वहाँ हैं, और कई बड़ी नदियाँ हैं, गोदावरी, कृष्णा। तो इन नदियों के होते हुए, इन बांधों के होते हुए भी वहाँ पर अकाल की स्थिति हुई। तो कहीं ना कहीं ये नियोजन का अभाव है, जिसके कारण से हमें जल का संकट है उससे जूझना पड़ता है। जो अगला वीडियो होगा हमारा, उसमें हम जल के जो अलग अलग उपयोग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।